हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि सर जैसे माइक्रो के क्वेश्चंस आप लेके आए हैं वैसे ही बॉटनी माइनर के क्वेश्चंस भी लेके आइए। तो मैं बॉटनी माइनर के जो दोनों पेपर होंगे, माइनर का फर्स्ट पेपर और माइनर का सेकंड पेपर, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। और इसके लिए भी वही बात है कि जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप बता दीजिएगा, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर भी करवा दूंगा। यहाँ पर आंसर नहीं करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको केवल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें तो आपका क्या लेके आया हूँ मैं, यहाँ पर सामने आपको दिख ही रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसके सर, बीएससी बॉटनी के। बॉटनी क्या, फर्स्ट ईयर, जिनका माइनर है, मतलब जैसे किसी बच्चे का मेजर में माइक्रो है, किसी का जूलॉजी है, ठीक है। तो जिनके माइक्रोजूलॉजी इस तरीके से है, उनके जिनके माइनर में ये ध्यान रखना है कि जिनका माइनर में है बॉटनी उनके क्वेश्चंस है, मेजर बॉटनी के ये नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो जो माइनर बॉटनी के क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले देखना है सर हमको क्या मिलाना है, हमको ये मिलाना है कि ये टाइटल है कि नहीं है हमारा। क्या टाइटल सर, एलिमेंट्री बॉटनी। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो किसके रहेंगे, एलिमेंट्री बॉटनी के रहेंगे। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री बॉटनी में कैसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखें यूनिट 1, फर्स्ट पेपर की यूनिट 1, माइनर फर्स्ट की यूनिट 1 कैसे क्वेश्चंस रहेंगे देखते हैं। डिफाइन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी इन मॉडर्न इरा, मतलब वर्तमान में बॉटनी में या वनस्पति विज्ञान में क्या कार्य क्षेत्र हो सकते हैं, स्कोप हो सकते हैं और इसके क्या महत्व हो सकते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ बॉटनिकल कॉन्सेप्ट आर रिप्रेजेंटेड इन वेदास। ये हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा के क्वेश्चन आ गए। यूनिट 1 हमारे पास है भारतीय ज्ञान परंपरा, प्लांट्स इन भारतीय ज्ञान परंपरा। तो इसमें पूछा है कि जो वेद होते हैं, वेद में जो बॉटनिकल कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किए गए हैं उनको डिस्क्राइब हमको यहाँ पर ब्रीफली करना है, शॉर्ट में डिस्क्राइब करना। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ बॉटनी इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बॉटनी का कैसे रहा, हिंदी में क्या है, प्राचीन भारत में वनस्पति विज्ञान के ऐतिहासिक विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। प्राचीन भारत में जो बॉटनी का विकास हुआ है, वनस्पति विज्ञान का विकास हुआ है, उस पर टिप्पणी लिखना है। अगला महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है ऋषि सुश्रुत के प्रमुख योगदान के बारे में बताइए। पारंपरिक चिकित्सा में ऋषि सुश्रुत के क्या योगदान है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है लिस्ट 4 मेजर प्लांट मेंशन्ड इन द ट्रेडिशनल इंडियन फूड सिस्टम एंड स्टेट देयर सिग्निफिकेंट। भारतीय जो पारंपरिक भारतीय भोजन प्रणाली है उसमें उल्लिखित किन्हीं 4 जो पौधे हैं जिनको हम एज अ फूड सोर्स भोजन के रूप में उपयोग किया करते थे, उनको उनकी सूची बताना है, मतलब उनके नाम बताना है और उनका क्या महत्व था, क्या उनको खाने से क्या फायदे थे, उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या होंगे, अगली स्लाइड में थोड़े से लॉन्ग आंसर है, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। यहाँ पर क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऋषिज। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। इंडियन ऋषि में किसका पूछा है, पाराशर के बारे में पूछा है, चरक के बारे में पूछा है, सुश्रुत के बारे में। पाराशर, चरक और सुश्रुत के क्या योगदान रहे हैं भारतीय वनस्पति विज्ञान में, इसको बताना है। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, इस क्वेश्चन को लगा लो। पाराशर का, चरक का और सुश्रुत का क्या योगदान रहा है भारतीय जो वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी है, उसमें क्या रहा है ये बताना है। इलेबोरेट द क्लासिफिकेशन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट एज आउटलाइंड इन द टेक्स्ट चरक संहिता। चरक संहिता जो ग्रंथ है उसमें रेखांकित जो पौधे हैं, पौधों के वर्गीकरण और उनके औषधीय उपयोगों को विस्तार से बताना है कि चरक संहिता में जो जो पौधे दिए हैं उनका मेडिसिनल यूजेस क्या है, उनके औषधीय महत्व क्या है, ये यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस हाउ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम systemize the study of native medicine plant and their role in day-to-day health care practice। चर्चा कीजिए कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली में ने स्थानीय पौधों के अध्ययन और दैनिक स्वास्थ्य की देखभाल प्रथाओं में उनकी भूमिका को कैसे व्यवस्थित किया। मतलब सिंपल सा है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि प्राचीन भारतीय जो ज्ञान था, ज्ञान प्रणालियाँ थी, उसमें जो स्थानीय पौधे, हमारे आसपास जो पौधे होते थे, उन पौधों का हम कैसे मेडिसिनल यूज और कैसे हमारे डेली जो हेल्थ होगी उसको हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम उन पौधों का कैसे उपयोग करते थे जो हमारे आसपास पाए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। आपको क्वेश्चंस जो है वो नोट करते चलना है, ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस है उनको नोट करते चलना है, ताकि ये आपके पास ये क्वेश्चंस हो जाए, या फिर आप रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट 2 से आए थे, यूनिट 1 के क्वेश्चंस हो जाते हैं पेपर 1 में। यूनिट 2 के क्या क्वेश्चन है भाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिए हैं हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट सिस्टम एंड एडवांटेशियस रूट सिस्टम। अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ तंत्र में अंतर बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल बताना है आपको, एडवांटेशियस क्या होती है और टैप रूट क्या होती है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। एक्सप्लेन द टर्म हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस फ्लावर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अधो जाएंगे, परी जाएंगे और अधि जाएंगे। हालांकि हिंदी टर्म आप अगर नहीं भी याद करते हैं, आप ये याद करते हैं तो भी चल जाएगा। जो हिंदी वाले हैं वो भी हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस लिखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन फ्लावर में क्या होती है इसको समझाना है। वेनेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में शिरा विन्यास कहते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है शिरा विन्यास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखना है सबसे पहले। तो व्हाट इज वेनेशन, वेनेशन क्या है। डिफरेंशिएट करना है रेटिकुलेटेड वेनेशन को और पैरेलल वेनेशन को। इस पर भी हमारी चर्चा हुई है पहले क्लास में कि रेटिकुलेटेड वेनेशन क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। एक सिंपल सा, जैसे अगर हम देखते हैं एक लीफ को देखते हैं तो उसमें वेन्स का अरेंजमेंट, जैसे हम डाइकॉट की लीफ को देखते हैं मेनली, तो ऐसी वेन्स जो होती है ऐसी नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। तो इसको रेटिकुलेटेड वेनेशन कहते हैं। वहीं अगर हम मोनोकाट की लीफ देखें तो उसमें वेन्स ऐसी पैरेलल अरेंज होती है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये बताना है आपको। रेखीय शिराविन्यास या समानांतर शिराविन्यास, जिसको रेखीय शिराविन्यास भी कहते हैं, और जालिकावत शिराविन्यास भी कहते हैं किसको, रेटिकुलेट को, ये बताना है। डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन अंडरगो स्टेम फॉर फूड स्टोरेज। स्टेम के फूड स्टोरेज में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे ट्यूबर, आलू एग्जाम्पल है, राइजोम का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है क्या सर, राइजोम का एग्जाम्पल क्या होगा भाई, अपने अदरक वगैरह हो जाते हैं, बल्ब हो गए, ट्यूबर हो गए, राइजोम हो गए। ये क्या है, ये सारे हैं तने। हमको दिखाना किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम। स्टेम जो होते हैं तने, वो फूड स्टोरेज के लिए, भोजन के संचय के लिए कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको आपको एग्जाम्पल सहित बताना, ठीक है। इजीली आपको जो है आपकी जो 11th-12th की बुक होगी, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें आपको मिल जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ये भी सरल सा क्वेश्चन है। सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर हम देखते हैं, ऐसे जैसे नीम की लीफ देखते हैं ना आप, अगर लीफ कुछ ऐसी लगी है तो इसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं, और लीफ कुछ ऐसी लगी है तो इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं, एक रेकिस पे, ठीक। तो ये हो जाता है हमारे पास सिंपल और कंपाउंड लीफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या है, व्हाट इज रूट मॉडिफिकेशन। रूट, अभी देखो हमने स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़े थे लास्ट, अब हम पढ़ रहे हैं रूट के क्या मॉडिफिकेशन। तो रूट के मॉडिफिकेशन बताना है। इसके बाद डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन मींट फॉर फूड स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट एंड वाइटल फिक्शन। मतलब जो रूट का मॉडिफिकेशन है वो अलग अलग काम से होता है, उनको हमको बताना है कि फूड स्टोरेज के लिए कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब यांत्रिक सहारे के लिए कैसे हो सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण अलग काम है दूसरे भी उसके वाइटल फंक्शंस है, इनके लिए जड़ों में क्या रूपांतरण होते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं जड़ों के अंदर। जैसे हम देखते हैं ना कि जो गाजर है, मूली है, रेडिश है, तो अपन देखते हैं कि रूट नेपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, इस तरीके से जो है रूट के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। क्या करते हैं वो अपने आप के अंदर फूड स्टोरेज करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो रूट है, जड़ है, उनमें कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, किस काम के लिए होते हैं, ये एक्सप्लेन करना। अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हिंदी में बीजांड न्यास कहते हैं इसको, ये लिखा हुआ है। प्लेसेंटेशन को डिस्क्राइब करना है। प्लेसेंटेशन इट मीन्स कि जो सीड है उसका अरेंजमेंट कैसा है, किसी पॉड के अंदर सीड का अरेंजमेंट कैसा है, या ज़्यादा अच्छा है कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट को ही हम प्लेसेंटेशन कह रहे हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। और अगला क्या है भाई, डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन जो पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में के फ्लावर में, उनके लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक ओव्यूल का डायग्राम पढ़ ही लेना भाई आप लोग, ठीक है, ओव्यूल वाला डायग्राम भी पढ़ के चले जाना। राइट द एसे ऑन स्ट्रक्चरल वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हाईलाइटिंग हाउ दे अडॉप्ट देयर एनवायरनमेंट। मतलब पत्तियों की जो संरचनात्मक विविधताएं हैं और रूपांतरण पर एक निबंध लिखना है, और ये रेखांकित कीजिए कि वे अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाती है। जैसे हम ये देखते हैं कि अगर कोई पौधा ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर पानी कम मिल रहा है तो वो सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, पत्तियों का साइज छोटा मिलेगा।
पानी की कमी है तो पत्तियों पे क्यूटिकल की थिक लेयर मिलेगी, और ज्यादा कमी है तो पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाएगी। यही जो है पत्तियों के मॉडिफिकेशन है जिसके बारे में यहाँ पर पूछा है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है भाई, यूनिट 3 पे आ जाते हैं हम। थोड़ा सा क्विकली चलना पड़ेगा हमको क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं, 2 पेपर हैं। यूनिट 3 क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। हमको प्लांट एनाटॉमी के बारे में देखना है। तो यूनिट 3 में रहेगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट सेल। ये भी सरल सा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। क्या संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की, और इनके क्या कार्य होते हैं पौधों में, इनके क्या फंक्शन होते हैं वो बताना है। अगला क्या है, क्लासिफाई द प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट स्टेज एंड फंक्शनैलिटी। पादप ऊतकों को हमको उनकी विकासात्मक अवस्था और कार्य क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना है। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको क्लासिफाई करना है हमको, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इसमें क्लासिफाई करना है। अगला क्या है, ड्रा अ नीट लेवल्ड डायग्राम शोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, टीएस, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल मोनोकॉट स्टेम, किसका बनाना है भाई, मोनोकॉट स्टेम का टीएस का सेक्शन आपको बनाना है, ठीक है। डायग्राम आप जितने पढ़ेंगे एनाटॉमी में, देखिए एनाटॉमी में जितने डायग्राम आप पढ़ के जाएंगे उतना ज्यादा काम का है। एग्जाम में मैं यही कहता हूँ बार बार बच्चों से कि जितना आप डायग्राम बनाएंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट। जाइलम और फ्लोएम के जो एलिमेंट्स है उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, जाइलम, पेरेन्काइमा, ये जो होते हैं, और जाइलम में ट्रैकिड फाइबर्स क्या होते हैं, वेसल्स क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है ये बताना है हमको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब जो मोनोकॉट में लीफ होती है, समद्विपार्श्वी, मतलब दोनों तरफ से एक जैसी जो लीफ दिखती है उसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, मोनोकॉट में देखने को मिलती है। उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आइसोबाइलेटरल लीफ को हिंदी में क्या कह रहे हैं, समद्विपार्श्विक पत्तियां, ठीक है। इस पे हमको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव द डिटेल कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट वर्सेस अ मोनोकॉट रूट। जो डाइकॉट है या द्विबीजपत्री जड़ है वर्सेस एक बीजपत्री जड़, डिफरेंस बिटवीन लिखना है आपको, सिंपल है। मोनोकॉट और डाइकॉट की जो जड़ें हैं उनकी जो आंतरिक संरचना है, हमको डिफरेंस किस बेस पे बताना है। उन्होंने कहा कि आंतरिक संरचना मतलब जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम ले रहे हैं ऐसा, देखो टीएस क्या होता है, टीएस मतलब अगर मैं इसका ऐसा सेक्शन लेता हूं और फिर मैं इसको यहां से इस तरीके से देखता हूं तो ये मुझे टीएस सेक्शन मिलेगा। तो टीएस सेक्शन जो होगा इसका, इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट की जो रूट है उनके टीएस सेक्शन में क्या डिफरेंस रहेगा वो पूछा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, टाइप एंड फंक्शंस ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये पूछ रहे हैं कि टिश्यू सिस्टम या पौधों में जो ऊतक तंत्र होता है वो क्या होता है, उसके बाद सिंपल और कंपाउंड जो टिश्यू सिस्टम होते हैं उनके बारे में पूछा। सिंपल जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम हो गए, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाए, ठीक। डिस्क्राइब द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ टिपिकल डॉर्सी वेंट्रल स्टेम इन डिटेल। अब यहां पर क्या पूछा है, देखो डाइकॉट जो है यहां पर दिया, डाइकॉट का जो स्टेम है कैसा, तो टिपिकल डॉर्सी वेंट्रल डाइकॉट स्टेम की डिटेल बताना है। एम्फेसाइजिंग द अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, मतलब यहां पर जिसमें जो वस्कुलर बंडल है, मतलब जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट है, ऐसा हमको एक्सप्लेन करना है। मतलब कुल मिला के क्या करना है, एक जो डाइकॉट प्लांट है उसकी स्टेम का ऐसा सेक्शन लेना है और उस सेक्शन के अंदर क्या क्या डिटेल है सारी बताना है, इंक्लूडिंग वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम उसमें कैसे हैं वो भी हमको बताना है। ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनरल आइडिया ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की जनरल आइडिया क्या है, तो इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका सबसे पहले, डिफरेंशिएट क्लियरली बिटवीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इम्बाइबेशन। विसरण, परासरण और अंतः शोषण में अंतर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विसरण, परासरण और अंतः शोषण में अंतर बताना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सक्रिय परिवहन क्या होता है ये पूछा है। जल के निष्क्रिय परिवहन मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट से किस प्रकार भिन्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है और वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से कैसे डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछा। अगला है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं और कैसे बंद होते हैं, इसकी अलग अलग जो थ्योरीज है उनको हमको एक्सप्लेन करना है। अगला है, डिफाइन द टर्म इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, या जिसको हम रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ही।
फोटोसिंथेसिस में जो रेड ड्रॉप इफेक्ट होता है उसके बारे में पूछा है। अगला है व्हाट इज द नेट यील्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो नेट एटीपी यील्ड होता है वो कितना होता है, ये पूछा है। ब्रेक हो गया था पूरा, कहाँ गया, फिजियोलॉजी, ये है भाई, ठीक है। अगले उस पे आते हैं, चलिए क्या क्वेश्चन थे भाई। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट डिटेलिंग बोथ एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन पाथवे। क्या पूछा है कि भाई जो वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट का मैकेनिज्म, पौधे पानी को कैसे, पानी को जमीन से कैसे अवशोषित करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये पूछा है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन पाथवे क्या होते हैं, ये पूछा है। एक्टिव का सीधा मतलब है कि जहां एब्जॉर्प्शन करने के लिए हम अगर एनर्जी यूज कर रहे हैं तो वो एक्टिव, एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं तो वो पैसिव, ये आपको बताना है। सक्रिय और निष्क्रिय जो अवशोषण है, जल अवशोषण, उन दोनों को एक्सप्लेन करना, ये हो गया। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द राइट एक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हाइलाइटिंग द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या जिसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, ये समझाना। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमने ये पढ़ के आए 11th क्लास में, जो पढ़ के आए हैं हमको वही बताना। क्या पूछ रहे हैं, लाइट रिएक्शन जो होती है प्रकाश संश्लेषण में, उसको हमको समझाना है। लाइट रिएक्शन मतलब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो लाइट को हार्वेस्ट करता है, रिएक्शन सेंटर को देता है, PS2 को देता है, PS2 से PS1 तक ट्रांसफर करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को जिससे हम ATP और NADH बना रहे हैं, इसी को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन को हमको समझाना है, दोनों लाइट रिएक्शन के दोनों प्रोसेस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी मदद से, लाइट से। तो दो तरीके से करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नहीं समझ में आए कमेंट करना, वीडियो डालूंगा उसकी अलग से, ठीक है। बट ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कोशिकीय जो श्वसन होता है वो क्या होता है। इसके बाद प्रोवाइड डिटेल स्ट्रक्चरल अकाउंट ऑफ क्रेब साइकिल, TCA साइकिल के बारे में बताना, अलॉन्ग विद एनर्जेटिक ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ पर क्या बताना है, जो क्रेब्स चक्र होता है उसका विस्तृत वर्णन करना है आपको, उसमें ऊर्जा उत्पादन के साथ प्रस्तुत कीजिए। मतलब उसमें कैसे क्रेब साइकिल में कैसे एनर्जी जो है कितनी रिलीज होती है, क्या होती है, वो बताना है हमको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ये बार बार ब्रेक क्यों हो रहा है, कहाँ तक पहुंच गए हम। चलिए फिजियोलॉजी भी हमारा हो गया है, फिजियोलॉजी में ये भी हो गया क्या। चलिए यूनिट 5 पे अब हम आए हैं, और ये है प्लांट प्रोपगेशन, पादप जनन की तकनीकें हैं, वृद्धि प्रवर्धन कैसे करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। क्या दिया है, नेम द 3 कॉमन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन। कायिक प्रजनन जो होता है, कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब प्लांट के सीड को हम छोड़ दें और अदर किसी पार्ट से, लीफ, रूट, स्टेम से अगर हम नया पौधा बनाते हैं, जैसे गुलाब की कलम लगाना, ये जो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड होती है। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या मेथड है, कायिक प्रजनन की या कायिक प्रवर्धन की क्या मेथड है, कि 3 सामान्य जो कृत्रिम विधियां, 3 विधियों, उनके नाम लिखना है और उनमें से किसी एक को समझाना है। 3 विधियों के नाम लिख दो, ग्राफ्टिंग, इनर्चिंग, बडिंग, ठीक है, कटिंग, और इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करो। अगला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को डिफरेंशिएट करना। क्या होते हैं गेमेटोफाइट और क्या होते हैं स्पोरोफाइट। प्लांट की 2 टाइप की बॉडी होती है, हैप्लॉइड होती है तो उसको हम गेमेटोफाइट कहते हैं, डिप्लॉइड होती है तो स्पोरोफाइट कहते हैं। अगला क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं, ये पूछा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसको बताना है, पीढ़ी एकांतर जिसको कहते हैं हम। एक्सप्लेन ब्रीफली इन जनरल डायग्राम, जनरल डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब होता है, गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट फिर गेमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, ऐसे साइकिल में चलती है, इसी को कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको डायग्राम के साथ समझाना है। अगला क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को समझाना है। तो डिफाइन भी करना है, साथ में इसमें आप लोगों को क्या याद करना है सर, डिफरेंस भी याद करना है। इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ना है, मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, ठीक है भाई।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। जो एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म में वो कैसा होता है? कुछ नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको 11th एनसीईआरटी में और 12th एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। तो आपकी 11th 12th की बुक आपको फिर से उठाना है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि एम्ब्रियो सेक जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, इसका डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म में होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये ध्यान रखना है कि फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है एंजियोस्पर्म में, एम्ब्रियो सेक। अगला है डिफाइन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो फाइटोक्रोम्स होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनको समझाना है। डिस्कस द फिजियोलॉजिकल, इनके जो फिजियोलॉजिकल रोल है इन एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इनके एग्रीकल्चर में क्या रोल है। ठीक है, क्या पूछा है? फाइटोक्रोम की परिभाषा लिखना है हमको, पादप वृद्धि नियामकों की। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जो होते हैं इनकी कार्यकी भूमिका कृषि में बताना है कि एग्रीकल्चर में इनके क्या फायदे हैं। जैसे होता है ना अपन जिब्रेलिन वगैरह देते हैं प्लांट की हाइट वगैरह को बढ़ाने के लिए, शुगर केन जो होता है उसमें इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए अपन ये जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके एग्रीकल्चर में यूज़ है। गिव द कंप्रहेंसिव अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन प्लांट। तो क्या पूछा है भैया? पौधों में जो लैंगिक प्रजनन है उसकी जो विधियां हैं उसको विस्तृत से बताना है, विस्तार से, और अलैंगिक जनन के साथ उनकी क्या करना है? तुलना करना है। मतलब पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड और इनको डिफरेंशिएट करना है। यहां पर डिफरेंस बताना है किसमें? सेक्सुअल में एंड एसेक्सुअल में। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होंगे, लैंगिक और अलैंगिक में क्या डिफरेंस होंगे, और लैंगिक प्रजनन क्या होता है उसके बारे में बताना। क्वेश्चंस डेफिनेटली थोड़े से बड़े, इनके आंसर थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन ये है कि इन एक क्वेश्चन से हो सकता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको इन क्वेश्चंस को जब आप कवर करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चंस की संख्या एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर मिले आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये करना है। अब ये आपका एक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 1 के मैंने करवा दिए हैं। माइनर 1 के हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास है माइनर 2। माइनर 2 का टाइटल है सर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। लोअर बॉटनी का पोर्शन है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, जिसमें हम लोअर बॉटनी भी पढ़ेंगे और हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म वगैरह भी पढ़ेंगे। देखते हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर समझ में आ रहा है? चलो, इसकी यूनिट 1 क्या है? प्लांट इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो पौधे थे वो कौन कौन से थे, कैसे उपयोग करते थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एमओपी अयंगार, इनका बड़ा रोल है भाई फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहते हैं। तो एमओपी अयंगार के क्या योगदान है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडियन ब्रायोलॉजी पूछ रहे हैं? नहीं, हाँ इंडियन ब्रायोलॉजी पूछ रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? और इनके जो प्रमुख योगदान हैं वो पूछे इन्होंने, कौन है, क्या नाम है, यहीं पे लिखा है। एसआर कश्यप, शिवराम कश्यप जो है इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इनके क्या ब्रायोलॉजी में क्या योगदान है ये क्वेश्चन पूछा है। अगला है ब्रीफली समराइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एसएस बीर टू टेरिडोफाइट इन इंडिया। तो एसएस बीर का टेरिडोफाइट के में क्या योगदान है? टेरिडोफाइट विज्ञान जो है, टेरिडोलॉजी है, उनके क्षेत्र में एसएस बीर का क्या योगदान है? तो देखो, एमओपी अयंगार का आपसे पूछेंगे एल्गी से रिलेटेड क्या योगदान है फाइकोलॉजी में। ठीक है, शिवराम कश्यप जो एसआर कश्यप है उनका पूछेंगे ब्रायोलॉजी में। एसएस बीर का पूछेंगे आपसे टेरिडोलॉजी में। इसके बाद पूछा है बीरबल साहनी। बीरबल साहनी जो है ये पेलियोबॉटनी, फादर ऑफ पेलियोबॉटनी इनको कहा जाता है। और इनके जो है पेलियोबॉटनी की रिसर्च में क्या योगदान है, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म में बहुत से फॉसिल प्लांट देखते हैं तो उनको खोजने में बीरबल साहनी का बड़ा योगदान है, तो वो आपको पढ़ना रहेगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बीरबल साहनीज रिसर्च ऑन जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। बीरबल साहनी की जो रिसर्च है किसके ऊपर? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के ऊपर और जिम्नोस्पर्म के ऊपर। इनके क्या शोध के महत्व है ये हमको बताना। मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 एंशिएंट टेक्स्ट दैट प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस प्लांट ग्रुप। जो प्राचीन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय कुछ संहिताएं हैं, कुछ टेक्स्ट है जो डिस्क्रिप्शन देते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट क्लासिफिकेशन का, प्लांट के ग्रुप का। पौधों को हमने अलग अलग ग्रुप में बांटा हुआ है इंडियन कल्चर में, तो उनके बारे में हमको यहाँ पर बताना रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है लेकिन ये है कि
संभावना ये है कि इनमें से क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर बनेंगे। क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकली इवेल्युएटेड द लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन इन इंडियन बॉटनिस्ट स्पेशली फोकसिंग ऑन शिवराम कश्यप इन ब्रायोलॉजी एंड बीरबल साहनी इन जिम्नोस्पर्म पैलियोबॉटनी। क्या लिखा है, भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक जो है उनका ऐतिहासिक योगदान और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है हमको। मतलब क्या इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, क्या नेगेटिव थे, मतलब इन्होंने इनकी जो रिसर्च आपको क्या लगता है कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, ये बताना है। इसमें आपको ये बताना है कि ब्रायोलॉजी में एसआर कश्यप जो है इनके क्या योगदान है, और जिम्नोस्पर्म जो है उसमें बीरबल साहनी के क्या योगदान है, इनको बताना है आपको। वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कुल मिला के। डिस्क्राइब हाउ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट सिस्टमेटिकली नेम्ड एंड डिस्क्राइब डिफरेंट प्लांट ग्रुप एंड कोरिलेट दिस नॉलेज विद मॉडर्न बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ये अच्छा क्वेश्चन। वर्णन कीजिए कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ ने विभिन्न पादप समूहों को व्यवस्थित रूप से नामकरण किया है। प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ थे उसमें प्लांट्स के जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें प्रॉपर इनका क्लासिफिकेशन और इनका विवरण किया गया है। और जो आधुनिक वनस्पति वर्गीकरण है इनसे कैसे संबंध है, मतलब मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन हमने पौधों का किया है और एंशिएंट टाइम में हमारे यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया गया था, इनके आपस में क्या संबंध है, कितना मिलता है, कितना डिफरेंस है, ये हमको यहाँ पर बताना रहेगा। अगला है शैवाल और कवक, यूनिट 2 पे आ जाते हैं इसकी। तो यूनिट 2 क्या है यहाँ पर, आउटलाइन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। ये भी आपको उसमें मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ये तो छोड़ना ही नहीं है हमको। एल्गी के शैवाल के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन एल्गी। एल्गी में जो डिफरेंट थैलस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको बताना है। जो फिलामेंटस एल्गी होती है, यूनिसेलुलर होती है ना, कॉलोनियल एल्गी होती है, ठीक है। तो ये सारे जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों के क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, अपन पढ़ते हैं ना, जो सैक्रोमाइसिस सेरेवियसी वगैरह है, जो अल्कोहल बेवरेजेस हैं, बेकरी इंडस्ट्रीज है, इसमें काम में आता है। तो ये सारे बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सिनोसिटिक माइसीलियम ऑफ म्यूकर। म्यूकर जो होता है उसका सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, इसके बारे में बताना है। सिनोसिटिक कवक जाल क्या होता है, सिनोसिटिक कवक जाल, जिसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, कोई भी ऐसे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, तो पूरा माइसीलियम में ऐसे न्यूक्लियस ऐसे फैले रहते हैं, उसको सिनोसिटिक फंजाई कहते हैं। मेनली कहाँ, कौन सी कैटेगरी में, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं वो सिनोसिटिक कैरेक्टर शो करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में अलैंगिक प्रजनन की विधियों को समझाना है। ये शायद मैंने अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं उसकी वीडियो पहले डाली हुई, तो आपको जाके देख लेना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी में रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस मैंने डाली हुई है, तो उसको जाके आप लोगों को देख लेना है। वॉलवॉक्स जो है क्या है, कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। अगला क्या दिया है भाई, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी प्रपोज्ड बाय फिस्ट अप टू क्लास मेंशनिंग एंड क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। फ्रिस्ट जो है, एफी फ्रिस्ट जो द्वारा प्रस्तावित शैवाल के वर्गीकरण के वर्गों तक दीजिए और वर्गीकरण के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का उपयोग कीजिए। मतलब एफी फ्रिस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझाना है कुल मिला के ये। अगला क्या है, डिस्क्राइब द सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंसेज, स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉलवॉक्स विद लेवल डायग्राम। वॉलवॉक्स का लेवल डायग्राम बनाना है आपको, नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखाना है, कहाँ पाए जाते हैं, प्राप्ति वगैरह कहाँ होती है, व्यवस्थित उनकी स्थिति, संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें लैंगिक प्रजनन कैसा होता है, जीवन चक्र के आधार पर बताना है कि कैसे वॉलवॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है फंजाई के, अब वहाँ पर एल्गी के हो गए, यहाँ पर फंजाई के हो गए। कवकों के सामान्य लक्षण बताना है। प्रोवाइड कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। तो अब फिर से वही पूछ रहे हैं, म्यूकर जो होता है उसका जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हमको बताना रहेगा। ये क्वेश्चन हो जाता है भाई। अगली यूनिट है यूनिट 3, फटाफट करते हैं। यूनिट 3 में आते हैं हमारे पास ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, ये अपने उसमें भी आता है 12th में 11th में। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, ये पूछा जाता है। क्योंकि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट जरूर है, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, इसलिए इनको हम उभयचर कहते हैं या एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्केंशिया थैलस। मार्केंशिया के थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझाना है। बाहरी जो संरचना होती है थैलस की आकारी की, उसको समझाना है। स्टीलर इवोल्यूशन क्या हुए, ब्रीफली द लिस्ट ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। स्टील क्या होते हैं और उनके टाइप बताना है।
स्टीलर इवोल्यूशन कैसे हुआ है टेरिडोफाइट में, और किस अलग अलग टाइप के जो स्टील होते हैं उनकी लिस्ट बताना है आपको। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर बीरिंग ऑर्गन, जिनको हम स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं, ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में स्पोर बीरिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, वही चीज पूछ रहे हैं। बीजाणु युक्त जो अंग होते हैं, जो बीजाणु धानियां होती है, उनके बारे में बताना है, किसके, लाइकोपोडियम के। इसके बाद क्या है, समराइज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा के जो महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो बताना। ठीक है भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबके करना है आपको, एल्गी के भी करना है, फंजाई के भी करना है, शैवाल के, कवक के, टेरिडोफाइट के, ब्रायोफाइट के। शैवाल कवक के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप शैवाल कवक के करते हैं तो वो आर्थिक महत्व ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। किससे, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म से, इसलिए एल्गी और फंजाई के तो करना ही है आपको। ठीक है, ब्रायोफाइट वगैरह के भी कर सकते हैं। फिर टेरिडो जिम्नो, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लगभग सबके करना है। ठीक, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट एज प्रपोज्ड बाय चैपमैन द्वारा प्रस्तावित ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण की चर्चा करना है। चैपमैन का जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा का, उसको बताना है। प्रत्येक समूह की सामान्य विशेषताओं का विवरण करना है। चैपमैन में जो ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन दिया, उसको बता के जो एक एक ग्रुप है उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन मार्केंसिया, सपोर्ट बाय नीट एनाटॉमिकल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्या बताना है, जनन संरचनाओं का स्वच्छ आकारिकी चित्रों की सहायता से, मतलब जो इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, किसके, मार्केंसिया के, और उसके जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण का विस्तृत वर्णन करना है कि मार्केंसिया की लाइफ साइकिल बताना है कुल मिला के, और उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है ये बताना है। अगला है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकोपोडियम। क्या पूछा है भैया, लाइकोपोडियम के बारे में पूछा है कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, मतलब इसकी आकारिकी कैसी होगी, इसकी आंतरिकी मतलब इंटरनल एनाटॉमी कैसी होगी, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन कैसा होगा, वही पूछा है। आकारिकी, आंतरिक संरचना और लैंगिक प्रजनन कैसा होगा, इसका वर्णन करना है। इसका जो युग्मोद्भिद है, गेमेटोफाइट है, उसमें होने वाली विविधताओं का वर्णन भी करना है। इसका जो गेमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, उसको भी हमको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ यूनिट, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में दिया है राइट डाउन द डिस्टिंग्विशिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से सभी के पढ़ लेना है। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण क्या होंगे ये बताना है। डिफरेंट बिटवीन मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड क्या होती है, विद रेफरेंस टू साइकस एंड पाइनस। ये लगा लो भैया स्टार। ठीक है, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक जो वुड होती है, कास्ट होते हैं, साइकस और पाइनस के संदर्भ में हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है इनमें अंतर कैसे होते हैं। Describe the structure of coralloid root of cycas and name the symbiotic present in it, symbiont present in it। ये भी लगा लो भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो साइकस में कोरलाइड रूट होती है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है कैसी होती है, और कोरलाइड रूट जो होती है उसमें कौन सा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में कौन सा ऑर्गेनिज्म इनके साथ पाया जाता है वो पूछा। व्हाट इज द मेजर इकोनॉमिक यूजेस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है। नीट एंड लेवल स्केच ऑफ द मेल कोन ऑफ पाइनस, पाइनस के मेल कोन के बारे में बताना है। इसके बाद बात आएगी कि कंप्रेहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म अप टू ऑर्डर, ऑर्डर तक का जो क्लासिफिकेशन है वहां तक बताना है। डिस्कस देयर इवोल्यूशनरी स्टेटस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर तक एक व्यापक वर्गीकरण देना है हमको। जिम्नोस्पर्म का कहाँ तक वर्गीकरण देना है, इसके ऑर्डर तक, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच जो इवोल्यूशनरी स्थिति है उसको समझाना है। उसके बाद कंपेयर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ साइकस एंड पाइनस लीफ। ये इंपॉर्टेंट है भैया, साइकस और जो पाइनस की लीफ है उनमें कंपेयर करना है हमको मॉर्फोलॉजी में, मतलब उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन हाउ दे एग्जिबिट जीरोफाइटिक एडाप्टेशन, और बताना है कि इन्होंने जीरोफाइटिक एडाप्टेशन कैसे लिया। जीरोफाइटिक मतलब जो मरुद्भिद वाली जो स्थिति होती है जहां पर पानी कम होता है, ऐसा एडाप्टेशन इन्हें कैसे लिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइकस और पाइनस की जो पत्तियां हैं उनकी आकारिकी और शारीरिकी की तुलना करना है, शारीरिक लक्षणों की तुलना करना है, और समझाना है कि इन्होंने जो जीरोफाइटिक एडाप्टेशन है, मरुद्भिद अनुकूलन है, वो कैसे प्रदर्शित किया है। डिटेल द कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट इन पाइनस। मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में हमको
साइकस और पाइनस के बताना है। पाइनस के संपूर्ण जनन चक्र नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है उसको बताना, मतलब कुल मिला के लाइफ साइकिल ऑफ साइकस और पाइनस, पाइनस की लाइफ साइकिल पूछिए। अगला है भैया लास्ट यूनिट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या पूछा है भाई, डिफाइन द फॉलोइंग सेविंग टेक्निकल टर्म यूज्ड इन प्लांट डिस्क्रिप्शन। एक्टिनोमार्फिक क्या होता है, सीधा इतना सब दिमाग में लगाना। एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक क्या होता है, मोनोएडेल्फस क्या होता है, एपी पेटेलस कंडीशन क्या होती है। ये जो टर्म दी है हिंदी में क्या कहेंगे भाई, एक्टिनोमार्फिक के लिए त्रिज्या सम्मित, ठीक है, उसके बाद एक व्यास सम्मित होता है, जाइगोमार्फिक व्यास सम्मित होता है, मोनोएडेल्फस मतलब एक संघी, और एपीपेटलस मतलब दल लग्न। ये जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन लिखना है हमको मात्र। अगला है मेंशन द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली मालवेसी। अब फैमिली कौन कौन सी पढ़ना है, सर मालवेसी पढ़ना है, ठीक है, पोएसी पढ़ लो, मालवेसी पोएसी तो पढ़ी लो, ठीक है, इसके अलावा सोलेनेसी भी पढ़ सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द मेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है। बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन जो है उसके गुण और दोष बताना है, क्या क्या अच्छाई है उसमें, क्या बुराई है। ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम एंड राइट अ फ्लोरल फार्मूला ऑफ हिबिस्कस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिबिस्कस का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला बनाना है। कैसे बनाना होता है फ्लोरल डायग्राम फार्मूला, अगर आप लोगों को लगेगा तो फिर मैं बता दूंगा। चलिए लास्ट पेज है ये। प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, डिस्कस द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ हार्बेरियम प्रिपरेशन। क्या लिखा है, बेंथम हुकर द्वारा प्रस्तावित आवृत्ति बीजों का जो वर्गीकरण है उसको बताना है। फिर से वही चीज आ रही है, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, और हार्बेरियम तैयार करने में इसकी व्यवहारिक उपयोगिताएं क्या है, मतलब जब आप हार्बेरियम तैयार करते हो तो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन कैसे उपयोग में आता है। गिव द डिटेल टेक्सोनोमिक अकाउंट ऑन द फैमिली मालवेसी। अब देखो यहाँ पर मालवेसी आ गया, कौन कौन सी पढ़ना है, मालवेसी पढ़ सकते हो, उसके बाद पोएसी मैंने बताया, सोलेनेसी आप पढ़ सकते हो। ये इन फैमिली को पढ़ना है। इनके क्या क्या बताना है, इनके कैरेक्टर बताना है, इनके फ्लोरल कैरेक्टर बताना है, इनका फ्लोरल फार्मूला बताना है, इनका फ्लोरल डायग्राम बताना है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है। ये दिखने में बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक पेज में सारा आ जाना है। डिस्क्राइब द फैमिली पोएसी, फिर से पूछा है, मतलब कुल मिला के फोकस किस पे, मालवेसी और पोएसी पे। सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करना है, और क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाई कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड इकोनॉमिकली वाइटल मोनोकॉट फैमिली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पोएसी फैमिली क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है, और इसको हम एडवांस फैमिली और कहीं ना कहीं जो है फूड के हिसाब से या आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण फैमिली क्यों मानते हैं हम इसको। क्या लिखा हुआ है कि जो पोएसी कुल है उसका व्यवस्थित वर्णन करना है, समझाइए कि ये सबसे उत्तम और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण एक बीजपत्री कुलों में से एक इनको क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है सर, इसलिए माना जाता है भाई साहब कि जो पोएसी के हैं उसी से हमको फूड ग्रेन मिलते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे पोएसी के मेंबर, इसलिए हम इसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पोएसी फैमिली के मेंबर्स को। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा सर बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया आपने, तो भाई दो पेपर के क्वेश्चन से, किसी एक पेपर के नहीं है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हाँ संभावित है कि पेपर आपका यहाँ से बनेगा। तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आपकी बुक से ढूंढना है और फिर इनको पढ़ना है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता है उस क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो फिर मैं उस टॉपिक की वीडियो जो है वो शेयर कर दूँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए ऐसे ही, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।